हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी। लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताएं। आज हम चर्चा करेंगे अपभ्रंश का हिंदी से संबंध। पर अपभ्रंश के हिंदी के संबंध से पहले हमें अपभ्रंश और हिंदी पद की बारे में पता होना अनिवार्य है। हिंदी पद से संबंधित हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। जब हम अपभ्रंश की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि अपभ्रंश का आरंभ 6ठी शताब्दी के आसपास हुआ होगा। पर अत्यधिक साहित्य उपलब्ध न होने के कारण या कोई साक्ष्य न होने के कारण इस बात में अभी भी संदेह है, जिसका उल्लेख हमें रुद्रक के काव्य अलंकार में देसी भाषा के रूप में मिलता है। पर हम ये नहीं कह सकते यह भाषा कौन सी थी, इसमें साहित्य का निर्माण होता था या नहीं होता था। उनके बाद भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भी एक भाषा की सूचना दी है जिसमें उकार बहुला थी, जिसकी स्थिति हिमवत सिंधु सोवरी में बोली जाती थी। विद्वानों के अनुसार यह भाषा अपभ्रंश हो सकती है, क्योंकि अपभ्रंश साहित्य में उकार बहुलता की प्रवृत्ति देखने के लिए मिलती है। पर सिर्फ इस आधार पर यह सोच लेना कि वह भाषा अपभ्रंश ही होगी, यह विवेकपूर्ण नहीं है और ना ही इतना तर्कसंगत है। जब हम डॉक्टर नामवर सिंह की बात करते हैं तो उन्होंने बताया है कि पश्चिमोत्तर 30वीं शताब्दी के आसपास अनेक जातियां भारत की तरफ आई और उनमें से कुछ विकसित होकर यहाँ की संस्कृति में मिलकर एक अन्य भाषा के रूप में विकसित हो गई। पर यह कहना कठिन है कि 6ठी शताब्दी में संस्कृत और प्राकृत के पंडितों ने उसका नाम अपभ्रंश कर दिया, जिससे हमें पता चलता है कि प्राकृत, व्याकरण, चंड और संस्कृत आचार्य दंडी ने अपभ्रंश का भाषा के रूप में स्पष्ट उल्लेख किया है, जो कि दंडी द्वारा अपभ्रंश के 3 प्रकारों के भेद बताए गए हैं। वहीं जब हम नामी शांतों की बात करते हैं तो उन्होंने भी अपभ्रंश के लिए अभीर भाषा जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। संभव है कि इन नामों में कुछ का सही अर्थ आज पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि मार्कंडेय ने 3 भेदों के साथ साथ अपने समय के अपभ्रंश के 27 नामों का उल्लेख और किया है। वो नाम क्या थे, उनका अर्थ क्या था तथा किस भाषा के लिए उन शब्दों का प्रयोग हुआ था, यह पता लगाना आज संभव नहीं है। जिस प्रकार आज हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत अनेक बोलियों का समावेशन है, उसी प्रकार लगभग 10वीं शताब्दी में भी अपभ्रंश नाम के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में बोलियां बोली जाने लगी और अनेक बोलियों का समावेशन होता है। निश्चित ही इनमें से सभी बोलियों के में साहित्य की रचना नहीं होती होगी, पर नामवर सिंह ने नामा साधु के उपनागर और मार्कंडे के नागर का सामान्य परथिनिष्ठ अपभ्रंश माना है। पर वह नामी साधु के अभीर, ग्राम्य और मार्कंडे के उपनागर और ब्राज की उल्लेख नहीं कर पाए तथा अपभ्रंश को परथिनिष्ठ अपभ्रंश मानना भी उचित नहीं है। पर जब हम हेमचंद्र की व्याकरण प्राकृतिक पैंगलन में उद्गृत कुछ रचनाओं को देखते हैं, हो सकता है वह 10वीं शताब्दी के बाद की हो या उससे पहले संकलित की गई हो। इनमें अधिकांश रचनाएं इस क्षेत्र में रची गई है जो आज अवधी और ब्रज भाषा का क्षेत्र है। इन रचनाओं में मूलतः तत्कालीन मध्य देश की बोलियां हो सकती है, पर परंपरागत साहित्य अर्थात पूर्वगत अपभ्रंश और प्राकृत से मंडित होकर काव्य भाषा का स्तर प्राप्त करने में समर्थ हुई। किंतु परवर्ती रचनाओं में बोलियों का आधार प्रबल और साहित्य की भाषा रूढ़ियों का प्रभाव कम हो गया। 11वीं शताब्दी की साहित्यिक रचनाओं का अनुपात बहुत कम हो गया। अवधी, ब्रज, मैथिली, राजस्थानी, दक्कनी हिंदी प्रारंभिक साहित्य इसका प्रमाण है कि इसी को हम हिंदी साहित्य की संज्ञा देते हैं। अपभ्रंश साहित्य और हिंदी साहित्य उत्तरी भारत की लोक भाषाओं के साहित्य के विकास के 2 चरण है। फलन इन समानताओं को इस आधार पर भाषा की दृष्टि से हिंदी और अपभ्रंश का विकास और अवहट को उसकी कड़ी मानना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि 6ठी शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक हमें अपभ्रंश भाषा की साहित्य की कुछ पुस्तकें देखने के लिए मिलती है, पर 15वीं शताब्दी तक अपभ्रंश पूर्ण रूप से खत्म हो गई और 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक के लिखे गए साहित्य, जिसमें अंतिम साहित्य विद्यापति का कीर्ति लता है, को कुछ विद्वानों ने अवहट का नाम दिया है। यहाँ पर इस बात की चर्चा की उपेक्षा की जानी चाहिए कि मुसलमानों ने किस भाषा को हिंदी या हिंदवी की संज्ञा दी है। हिंदुस्तानी की भाषा को जवान हिंदी नाम तो अरबी में 10वीं शताब्दी के पूर्व ही प्रचलित था, पर उस समय संभवतः हिंदुस्तान की अन्य भाषाओं के लिए
यह शब्द इस्तेमाल होता हो। उत्तर भारत की भाषाओं के लिए हिंदवी नाम का प्रयोग मुसलमानों द्वारा 13वीं शताब्दी में मिलता है। ओफी और अमीर खुसरो ने हिंदी और हिंदवी नाम का प्रयोग उत्तर भारत की भाषाओं के लिए किया है, जिस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और भारत में साहित्यिक भाषा के रूप में अपभ्रंश का प्रचलन भी था। अतः हिंदवी अपभ्रंश का द्योतक हो सकती है। यह माना जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मुसलमानों द्वारा दिए गए नाम हिंदी या हिंदवी नाम साहित्यकारों और भाषित दोनों रूपों में तथाकथित अपभ्रंश का द्योतक हो सकते हैं। इसे अपभ्रंश और हिंदी को घनिष्ठ भाषिक और साहित्यिक संबंध का दोनों की सापेक्ष अभेदता पता चलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अंसरकारी।